हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ये थर्ड लेक्चर है बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। तो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है व्हाट डज मीन बेलमेंट, एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट एंड देन टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो अब हम लोग इस लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर एंड द बेली। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग राइट्स ऑफ द बेलर डिस्कस करेंगे। राइट ऑफ बेला इज इम्प्लाइड दैट बेल इज ड्यूटी। तो यहाँ पे ये इम्प्लाइड होता है, जो राइट्स बेलार के होते हैं वही ड्यूटी बेली की होती है, और जो राइट बेली के होते हैं वो ड्यूटीज़ होती है बेलार के लिए। ये अपोजिट सिचुएशंस होते हैं। सेक्शन 151 कहता है, टेक फर्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं राइट ऑफ बेलार इन बेलमेंट। सेक्शन 151 केयर टू बी टेकन बाय बेली। तो यहाँ पे जो बेली को गुड्स सप्लाई किए जाते हैं उसकी टेक केयर करना बेली की एक ड्यूटी होती है, और बेलार का राइट होता है कि उसको वो गुड्स की टेक केयर हुई है ये चेकआउट करने का। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक as much care of the goods billed to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take of his own goods of the same bulk, quality and value as the good bill. If the bailey does not take proper care of goods and as an owner of such goods would do। तो यहाँ पे जो बेली को ट्रांसफ़र किए गए गुड है, जो जैसे कि ऑर्डिनरी मैन उनका टेक केयर करता है, जस्ट लाइक ओनर उस गुड्स की जैसे टेक केयर करता है, ऐसे ही टेक केयर वो गुड्स के करने हैं बेली ने। अगर बेली ऐसे नहीं करता है, ही डज नॉट टेक केयर ऑफ द गुड्स, देन बेलार हैज़ अ राइट टू आस्क फॉर द कॉम्पनसेशन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। If goods are stolen or damages during bailment, the liability rests with bailey। अगर यहाँ पे गुड्स ट्रांसफ़र हो गए बेली के पास और यहाँ पे कुछ चोरी हो जाते हैं, कुछ डैमेजेस होते हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी बेली की होती है। सेकेंड पॉइंट है टर्मिनेशन, मतलब कैंसिलेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। अगर यहाँ पे बेली के पास गुड्स दिए गए हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज act with regard to the goods bill inconsist with the condition of the bailment। यहाँ पे कुछ कंडीशन के द्वारा अगर गुड्स सप्लाई किए गए हैं फ्रॉम बेलर टू बेली, अगर उसने वो इनकन्सिस्टेंट विद द जो कंडीशन है उनके साथ अगर इनकन्सिस्टेंस हुआ है, तो यहाँ पे बेली को लायबल ठहराया जाएगा। ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग, बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज, दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए। A termination of the bailment, A lets to B for hire a horse for his own riding, B drives the horse in a carriage, this is at the option। यहाँ पे जो हॉर्स को दिया गया था वो यहाँ पे राइडिंग के लिए दिया था, बट उन्होंने दूसरे काम के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पे जो कंडीशन है उनका इनकन्सिस्टेंस हुआ है, तो यहाँ पे बेली को लाइबल ठहराया जाएगा, और जो भी नुकसान होगा वो बेलर के पास राइट है कि ही विल आस्क फॉर दैट। यहाँ पे टू यूज़ द गुड्स फॉर अनअथोराइज पर्पस ओनली, अगर किसी ने यहाँ पे गुड्स को अनअथोराइज टाइप से यूज़ किया है तो भी बेली को लाइबल ठहराया जाएगा। It is the bailey's responsibility to use the goods only for the authorized purpose under a contract. If it is found that the goods are used for unauthorized purposes, the entire contract can be declared void by the bailor। तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बेली तो लाइबल ही उसके लिए, बट ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा वॉइड माना जाएगा, वो लीगल नहीं माना जाएगा एज पर द सेक्शन 154। एग्जाम्पल देख लेते हैं। A lends horse to B for a self riding, but B gives same horse to the other family members for riding। तो यहाँ पे एक पर्सन A ने B को दिया था वो हॉर्स राइडिंग के लिए, तो ये पर्पज़ ओनली B का, उसके ऊपर हक तो B का था, बट B ने क्या किया, वो हॉर्स ले लिया और उसके फैमिली मेम्बर्स को दे दिया, तो ये अनऑथराइज यूज़ हो गया। सेकेंड पर्पज़,
A gives clothes to B for stitch to B, but after completed the stitches work, B, यहाँ पे B did one thing, I should have hand over to Belar but he give to other person for rent. यहाँ पे जो क्लोथ्स बी को दिए गए हैं वो स्टिच करने के लिए देते, अगर स्टिचेस का काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको वो गुड्स रिटर्न करने थे ए को, बट यहाँ पे उसने रिटर्न करने की जगह, हैंड ओवर करने की जगह उसने वही क्लोथ्स दूसरे पर्सन को रेंट पे दे दिया, तो यहाँ पे ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बेलमेंट पे। सेक्शन 155 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विथ बेलार्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विथ बेलीज। सपोज यहाँ पे इफ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलार मिक्सेज द गुड्स of the baler with his own goods, the baler and the bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced. If the bailee with the consent of the baler mixture the goods of the baler with his own goods, the baler and the bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus product. तो यहाँ पे कोई गुड्स मिक्स कर दिए एक दूसरे के गुड्स में, बेलर और बेली के, तो यहाँ पे उसका इफेक्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गुड्स होता है, जो भी प्रोपोर्शनेट वो इंटरेस्ट आप बांटना चाहते हैं ये आप दोनों को तय करना है। यहाँ पे कंसेंट है यहाँ पे बेलर की, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल माना जाएगा। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। अगर यहाँ पे बेलर की कंसेंट नहीं है और वो गुड्स को सेपरेट किया जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, ये सेक्शन 156 कहता है। इफ़ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स एंड ही गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन इन द parties respectively, but the bailey is bound to bear the expenses of separation or division and any damages arising from the mixture। यहाँ पे जो बोला गया है कि विदाउट कंसेंट आप अगर वो गुड्स मिक्स करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो जो भी एक्सपेंसेस आएगी या जो भी डिवीजन करते वक्त जो भी डैमेजेस होगा वो गुड्स का, तो वो बेली इज अ पर्सनली लाइबल। देन सेक्शन 157 इफेक्ट ऑफ अ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ द बेली, यहाँ पे बेली ने क्या किया, विदाउट कंसेंट वो गुड्स मिक्स कर दिए और वो अभी सेपरेटेड, मतलब ऐसी कंडीशन में है कि वो गुड्स जो मिक्स किए हुए हैं वो अनसेपरेटेबल कंडीशन में है कि वो हम लोग यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी बेलर के पास है कि ही कैन आस्क फॉर द कॉम्पनसेशन। देन रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंड ग्रेटिट्यूसली। यहाँ पे अगर ग्रेटिट्यूसली गुड्स यहाँ पे रेस्टोरेशन, तो वो बेलर जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स कर सकता है। यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्पज़। अगर यहाँ पे पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है या विद इन दैट टाइम लिमिट में आपको अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुका है या एक्सपायर होने में आ चुका है, तो वो गुड्स आपको रिटर्न करने हैं बेलर को। बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ट। यहाँ पे अगर कुछ गुड्स बेलर ने बेली को दिए हैं और उस गुड्स में से कुछ प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो वो बेलर जो है वो एंटाइटल है वो बेनिफिट लाने के। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए लीव्स अ काऊ इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर। तो यहाँ पे ए ने क्या किया, उसको जो काऊ है वो बी को दे दिया टेक केयर करने के लिए, बट वो काऊ से वहाँ पे काऊ हैज़ अ कफ, बी इज़ बाउंड टू डिलीवर। उसका जो बच्चा है वो काऊ के साथ साथ वो बच्चा भी वो उसके पास ले जाने का अधिकार वो बेलर के पास है। तो ये बेनिफिट बेलर के पास है क्योंकि बेलर ने ही वो काऊ उसको ट्रांसफ़र की थी, इसके वजह से। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट राइट्स फ्रॉम बेलमेंट। जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से बेलर के जो राइट्स, ये इतने सारे राइट है 151 से लेके 163 तक आप देख सकते हैं। दीज आर द ऑल राइट्स ऑफ बेलर। थैंक यू।